हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 6 की हिस्ट्री से चैप्टर सेकंड आरंभिक मानव की खोज को स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्लास एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड में इस बार मेन एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये प्री और मेन दोनों के लिए समान रूप से लाभदायक रहेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, जो आरंभिक मानव की खोज है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक तुषार नाम का बच्चा है जो एक रेल से यात्रा कर रहा है और वह देखता है कि रेल का जो उसे पता चलता है कि जो रेल का आविष्कार है वो अभी मतलब 150 साल के समथिंग से यात्राएं स्टार्ट हुई हैं रेल द्वारा। तो वो इसे जानने की इच्छा होती है कि इससे पहले क्या हम यात्राएं नहीं करते थे। इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आरंभिक मानव की बात करते हैं कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। तो फ्रेंड्स, जो हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एनसीईआरटी का हर चैप्टर पिछले चैप्टर से लिंक होता है। अगर आपने लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स उसे ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ उसका एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। आपके शायद 2 से 4 मिनट लगेगी उसका रिवीजन करने में, आपको आगे की क्लासेस समझने में आसानी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरंभिक मानव की खोज जब हम देख रहे थे तो हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो पुरापाषाण काल का जो मानव था, जो स्टार्टिंग का मानव था, जो 20 लाख साल पहले रह रहा था, उसे आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जा रहा था। और ये आखेटक खाद्य संग्राहक उसका नाम क्यों पड़ा? उसका नाम पड़ा है भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर। फ्रेंड्स, ये चीज हम ध्यान देंगे कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उसका नाम आखेटक खाद्य संग्राहक पड़ा था। अब वे खाने के लिए ज्यादातर मछलियां, चिड़िया पकड़ते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो इस तरह उनका नाम क्या पड़ गया है कि वे पहले आखेटक होते हैं शिकार करना और खाद्य संग्राहक होता है भोजन को इकट्ठा करना। तो उनका नाम पड़ा आखेटक खाद्य संग्राहक। अब आगे देखते हैं। लेकिन उनके लिए इसमें काफ़ी मुश्किलें भी आ रही थी कि कोई जानवर उनके लिए बहुत ज़्यादा हिंसा वाले हो रहे थे, कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी थे जो विषैले थे। तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी धीरे धीरे होती रही कि किस फल का क्या टाइम पकने का होता है, किस जानवर का हमें शिकार करना है, किसका नहीं करना है, और किस पौधे का हमें भोजन के रूप में यूज़ करना है, किसका नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आखेटक खाद्य संग्रह। फ्रेंड्स, अगर यही टॉपिक आपके एलटी ग्रेड में पूछा जाता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक कौन थे, उनके जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने के क्या कारण थे, वे किन किन फलों का इकट्ठा करते थे, किन किन चीज़ों का संग्रह करते थे, तो फ्रेंड्स इस चीज़ में आपको एक बेस बना के चलना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आखेटक खाद्य संग्राहक की बात करते हैं। आखेटक जो खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे, वे एक जगह से दूसरी जगह किस वजह से घूमते थे? तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि उन्हें एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहेंगे तो आसपास की जो चीज़ें हैं वो कम पड़ने लगेंगी उनके लिए, तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एक कारण दूसरा ये भी हो सकता है कि जो जानवर हैं वो कुछ टाइम बाद एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं कि अभी ठंड का मौसम हो गया तो वे दूसरी जगह, गर्मी वाले इलाके में जाना है तो वे गर्मी वाले में चले जाएंगे, तो उनके पीछे पीछे शिकारी भी वहीं पहुंच जाते थे। तो दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा कारण है कि जो पेड़ पौधे हैं उन पे आने वाले जो फल फूल हैं, उनका हर पेड़ पौधे पे आने वाले फल फूल का मौसम अलग अलग होता है, तो वे हो सकता है कि वे उसी के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हों। फोर्थ रीजन ये हो सकता है कि पानी पानी के लिए बताया गया कि हो सकता है कि गर्मी के मौसम में कहीं के जो नदी तालाब हैं वो सूख गए हों और किसी दूसरी जगह जो ठंडा एरिया है या बर्फ वाला एरिया है उस जगह पानी उपलब्ध हो। तो फ्रेंड्स, ये कारण भी हो सकता है कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। तो अब ये इन्होंने दिया कि क्या वे सब यात्राएं करते थे? तो फ्रेंड्स, वे यात्राएं करते थे, वे पैदल यात्रा ही किया करते थे। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, इस बात की देखते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसी वस्तुएं भी खोज निकाली जो जिनका जो यूज है आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव हो सकता है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार बचे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि
जो लकड़ी है या हड्डी है उसके औजार नष्ट हो गए हों, लकड़ी को कीड़े वगैरह भी खा जाते हैं, तो पत्थर के ही औजार जो हैं हमें मिले हैं आखेटक खाद्य संग्राहक के। अब इन औजारों का यूज़ क्या करते थे वे ज़्यादातर फल फूल काटने में, हड्डियाँ मांस काटने में, पेड़ों की छाल जानवरों की खाल उतारने में। तो इस तरह के जो यूज़ हैं वो औजारों का किया जा रहा था। उनमें बाद में हड्डियों लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर फावड़े और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं कि लाल त्रिकोण वाले इनके बच्चा रहने की जगह निर्धारित करना है, किस जगह ये रहते थे, मतलब ये रहने की जगह का निर्धारण किस आधार पर करते थे। तो इन्होंने कहा कि लाल त्रिकोण वाले स्थान देखने, पहले हम लाल त्रिकोण वाले ही स्थान देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं वो पुरापाषाणिक स्थल हैं। पुरापाषाणिक मतलब सबसे प्राचीन। अब लाल त्रिकोण वालों में आते हैं कुरनूल गुफाएं, हुसंगी, भीमबेटका, ये तीनों स्थान पुरापाषाणिक स्थल हैं। इनके बारे में बताया गया है, इनके बारे में देखते हैं कि यहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं कुरनूल गुफाएं में, हुसंगी में और भीमबेटका में। इसके अलावा और भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, लेकिन अब जो है ये कई पुरास्थल नदी और झीलों के किनारे पाए गए। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब इन्होंने कुछ उद्योग स्थल नाम दिया गया, जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने इनकी जगह के रहने जगह को उद्योग स्थल नाम दिया। वो किस वजह से दिया? ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम एक ही जगह रहकर और 1 साल 2 साल कुछ औजार बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे एक शायद ढेर इकट्ठा हो जाएगा पत्थरों का, लकड़ियों का, टूटी फूटी लकड़ियों का, मतलब जो भी पत्थर औजार बनाने के बाद जो भी बचता है मटेरियल, वो क्या होता है कि ढेर बन जाता है। तो जब ऐसी चीजें पुरातत्वविदों को मिलती हैं तो वे ज्यादातर उन स्थानों को क्या नाम दे देते हैं? उद्योग स्थल। अब उद्योग स्थल ये था कि जहाँ भी वे अच्छे पत्थरों के उन्हें मिलते थे वे वहीं पे रहना स्टार्ट कर देते थे और वहीं पे औजार बनाते, अपना शिकार करते। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भीमबेटका की बात दी गई है। भीमबेटका हम देख चुके हैं, ये आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर क्या है, आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे, जैसे गुफाओं, कंदराओं, ये जैसे वे स्थल होते थे जहाँ इन्हें दर्शाया गया। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि लोग गुफाओं में क्यों रह रहे हैं, वे बारिश से बच रहे हैं, धूप हवाओं से बच रहे हैं। जो प्राकृतिक गुफाएं हैं विंध्या और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, नर्मदा नदी के पास है, वहां पर भी इनकी जो रहने के साक्ष्य हैं वो मिले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बात हो रही है पुरास्थल की। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। अभी हम बता चुके हैं जिस तरह उद्योग स्थल है जहाँ पर कुछ औजार बनाए जा रहे हैं उन्हें उद्योग स्थल, और पुरास्थल जहाँ उनके औजार, बर्तन, कुछ भी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं जो लोगों ने अपने काम के लिए किया, जिनका यूज और बाद में उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। कभी कभी वे समुद्र, जमीन के ऊपर भी, समुद्र में भी, नदी तल में भी पाए गए हैं। अब बात करते हैं पाषाण और औजारों का निर्माण। पाषाण क्या होता है? पाषाण का मतलब होता है फ्रेंड्स पत्थर, यानी कि पत्थर के औजारों का निर्माण। पत्थर के औजारों का 2 तरीकों से निर्माण करना की हमें तकनीक पता चली है कि एक तो वे पत्थर से पत्थर टकरा कर, यानी कि जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया और दूसरे से हथौड़ी के जैसे उसके ऊपर इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उसे मतलब शार्प करते गए। तो इस तरह से उसे तब तक शार्प करते रहते थे जब तक जैसे हमें ऐसा औजार चाहिए जो हमें नाम मतलब तब तक बनाते रहते थे तब तक वो बन ना जाए। और दूसरे तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहा गया। दबाव शल्क तकनीक क्या है कि एक किसी सतह पर पत्थर को रखा, उसके ऊपर कोई और दूसरा पत्थर रखकर और मतलब पीछे से छेने की तरह यूज किया जाता था जिसका, और उसे और किसी चीज से चोट पहुंचाई जाती थी तो उससे वो छेने की तरह दूसरे पत्थर का यूज करते थे। कुरनूल गुफाएं, कुरनूल गुफा फ्रेंड्स हम देख के आ चुके हैं ऊपर, एक बार और एक बार देखते हैं कि मानचित्र में, ताकि आपको याद रहे, आपका बेस बिल्कुल मजबूत रहे। तो फ्रेंड्स ये हैं यहाँ पे कुरनूल गुफाएं, ये याद रखिएगा, ये पुरापाषाणिक स्थल में आ रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे अपने पॉइंट पे।
बात हो रही है कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाओं से राख के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि आरंभिक जो लोग थे, जो पुरापाषाण काल के लोग थे, वे आग जलाना सीख गए थे। और आग का इस्तेमाल आपको पता है फ्रेंड्स, बाद के टाइम पीरियड में धीरे धीरे होता रहा है कि शुरू में उन्होंने आग जलाना सीखा, बाद में उसका यूज़ भी सीख लिया। वे बाद में प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए इसका यूज़ करने लगे। अब आते हैं फ्रेंड्स बदलती जलवायु वाले टॉपिक पे। बदलती जलवायु का टाइम पीरियड आया कि लगभग 12,000 साल पहले ऐसा हुआ कि दुनिया की जलवायु में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगे। अब गर्मी बढ़ रही थी, घास के मैदान बनने लगे थे। अब हिरन, बारहसिंगा, जो भेड़ बकरी आदि जानवर थे, उनकी संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि अब घास उग रही है तो घास खाने वाले जानवर भी ज़्यादा हो जाएंगे और वह घास खाकर जिंदा रहते थे। अब मछली, ये जो 12,000 साल पहली बात हो रही है फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड पे ध्यान हो तो 12,000 साल वाली बात हो रही है, ये हो रही है मध्य पाषाण काल के आसपास की बात। अब देखते हैं कि इस टाइम पे मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। अब लोगों ने क्या किया कि जानवरों को पकड़कर उन्हें पालने की बात सोचने लगा था। उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी वो जुटाने लगा था कि इनका जो खाने पीने की आदतें हैं, इनके प्रजनन के समय की जानकारी, मतलब सब चीज़ों की अब जानकारी धीरे धीरे मानव को होने लगी। अब गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे। क्या हुआ? अब गेहूं, जौ, धान उगेंगे तो अब जो भी व्यक्ति ने देखेगा इनके बारे में कुछ जानकारी जरूर से मिलेगी। अब आते हैं नाम और तिथियों पर। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं टाइम पीरियड क्या रहा, किस तरह से रहा, कि जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने इसके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कह रहे हैं। ये दो शब्दों से बना, पुरा या प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक रहा। टाइम पीरियड पुरापाषाण काल का क्या है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। तो ये तीनों पार्ट किसके हैं? ये पुरापाषाण युग के हैं। अब मानव इतिहास की जो लगभग 99% कहानी है, 99% कहानी है, वो पुरापाषाण काल के दौरान ही गठित हुई है। अब इसके बाद हमने भी देखा थोड़ा सा ऊपर कि पर्यावरण में बदलाव होते हैं लगभग 12,000 साल पहले। अब इसे क्या कहा जा रहा है फ्रेंड? इसे कहा जा रहा है जो पर्यावरण में बदलाव है, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के जो पाषाण औजार थे, पत्थर के जो औजार थे, वो क्या थे? वो बहुत छोटे थे। पहले जो पुरापाषाण युग में मानव औजार बना रहा है वो क्या है कि उसे इतनी जानकारी नहीं है। वो हो सकता है और मतलब उनकी शेप अच्छी नहीं आ रही हो, वे आगे से मतलब ज़्यादा पहने नहीं बन पा रहे हो हैं, और भारी बन रहे थे। भारी बनने का मतलब क्या कि उसे प्रॉब्लम होती थी कि हाँ, शिकार करने में भी, कहीं ले जाने में भी। हो सकता है कि जब माइक्रोलिथ जो पीरियड आया, मध्यपाषाण काल आया, उसमें वो एक साथ 5-6 औजार लेके चल सकता हो, और पुरापाषाण युग में उसे 2 औजार लेके भी चलना मुश्किल हो जाता हो। तो फ्रेंड्स, जो माइक्रोलिथ पीरियड आया है उसमें उसके जो औजार थे बहुत छोटे होने लगे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। ये टाइम पीरियड है 12,000 साल से पहले लेकर 10,000 साल पहले तक। अब देखते हैं कि इसमें जो अब औजार थे उनमें हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते हैं, और साथ ही पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाते जाते रहे। तो फ्रेंड्स, ये नहीं हुआ कि इस टाइम पे पुरापाषाण वाले औजार बिल्कुल बंद हो गए, बनाए अब भी जा रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। अब जो नवपाषाण काल है, नव अगले जो युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आरंभिक मानव की खोज के बारे में। हमें जो टाइम पीरियड देखा है उसका हमें पता चलता है कि किसके टाइम पीरियड में क्या हो रहा है। अब जो मानव है वो क्या है कि सब चीज़ें सीखने लगा है। अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे, अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया उसने। शैल चित्रकला के भी हमें उदाहरण मिलते हैं। कुछ जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश की भीमबेटका में, ये तो हमें जो है शैल चित्रकला के उदाहरण यहाँ से मिल रहे हैं। शैल चित्रकला के जिस तरह इस चित्र में दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति उसके पीछे है और आगे एक हिरणनुमा जो भी एक आकृति है वो दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं कि अब हमें ये है कि कौन क्या करता था।
तो फ्रेंड्स हमें किसी भी चीज़ से ये जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि हमें कोई ऐसे लिखित साक्ष्य बुक तो हमें नहीं मिली कि हम पता कर पाएँ कि कौन क्या कर रहा है। अब कुछ ऐसे साक्ष्य पता चलते हैं कि जिनसे पता चलता है कि कुछ शायद स्त्री पुरुष दोनों ये काम करते होंगे। कुछ को देख के लगता है कि शायद सिर्फ महिलाएं ये काम करती होंगी। तो ये चीज़ क्लियर नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा ही लगा पाते हैं कि यहाँ पे महिलाओं के भी निशान मिल रहे हैं। किसी शैल चित्रकला में तो हो सकता है महिलाएं भी शिकार करती हों, महिलाएं भी चित्रकारी करती हों, पुरुष जो है फल मूल इकट्ठा करते हों, लेकिन वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है। ये बात भी है, लेकिन दो बातें हो सकती हैं, महिलाएं और पुरुषों दोनों ने मिलकर कई काम एक साथ किए। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती हों और कुछ केवल पुरुष। तो अलग अलग यह उपमहाद्वीप में कुछ अलग अलग परंपराएं रही होंगी, जैसी भी होंगी, लेकिन उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिल रही। अब देखते हैं महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से, जो पुरापाषाण युग के दौरान शतुर्मुख होते थे भारत में। क्या दिया गया? भारत में शतुर्मुख होने के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? भारत के महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से। याद रखेंगे, शतुर्मुख के अंडों के अवशेष मिले हैं। कुछ अंडों पर जो है, क्योंकि शतुर्मुख का अंडा काफी बड़ा होता है, कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिला है। किसी ने लेके अंडे के छिलके पे चित्रकारी करनी शुरू कर दी हो। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। तो फ्रेंड्स ये याद रखेंगे कि अंडे से मनके बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से। शतुर्मुख के अंडों के अवशेष भी मिले हैं। हुसंगी का देखते हैं। हुसंगी अभी आप देख के आए हो, कुरनूल की गुफाओं के पास एक स्थान है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पुरापाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले हैं। पुरा स्थलों में इसमें देखते हैं इसकी क्या खास बात है। यहाँ पर कई प्रकार के औजार मिले हैं। आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरा स्थल में औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इन कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट भी हैं, झरनों के निकट भी हैं। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। तो फ्रेंड्स एक स्पेशल बात है हुसंगी की कि यहाँ के अधिकांश जो औजार हैं वो चूना पत्थरों से बनाए जाते रहे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर आरंभिक मानव की खोज। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसकी थोड़ी सी टाइम हम इसकी जो प्रैक्टिस शीट दी गई है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमें अब जो बताया था मैंने पहले भी कि एलटी ग्रेड में डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, तो उसमें हो सकता है कि किसी से मिला जुला कुछ सवाल आ जाए। अब फ्रेंड्स ये दिया है फर्स्ट जो है, आखिर तक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वे वहाँ पर जो हवाएं थी, जो बारिश थी, उससे बचने के लिए हर चीज़ से उन्हें सुरक्षा मिल जाती थी। वे गुफाओं में रह रहे थे। घास वाले मैदानों की बात करें, घास वाले मैदानों का विकास कब हो रहा है? तो 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले हुआ है। मध्यपाषाण काल में आरंभिक लोगों ने गुफाओं की क्या करे, दीवारों पर चित्र बनाए। ये फिर से फ्रेंड्स हमारे उसमें नहीं है, लेकिन हमें इसी तरह लेके चलना है जैसे हम 6th क्लास के टीचर नहीं है, 6th क्लास के बच्चे हैं। हमें अपनी जानकारी इतनी डेवलप करनी है जैसे हमें एक एक पॉइंट को कि हमें उस तरह सोचना है जिस तरह बच्चे सोचते हैं। हुसंगी में ये भी देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी हम देख के आए ऊपर। हुसंगी में किस चीज़ से औजार बनाए जाते थे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस चीज़ से बनाए जाते थे? चूना पत्थर से। तो चूना पत्थर की बात कौन कर रहा है? हुसंगी में हो रही है। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं इसे, क्योंकि ये हमारी जानकारी को ही डेवलप करने के लिए दी गई है। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, आखिर तक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीएससी आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल चांसेस है। तो फ्रेंड्स आपको जानकारी डेवलप करनी है। अपने एक क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ डेली लिखें। अगर आप एक टॉपिक को भी डेली लिख रहे हैं तो आपका बेस इतना मजबूत रहेगा कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट एक है, आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे? वह औजार किस चीज़ से बना होगा? और एक क्वेश्चन और है, आखिर तक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आग का उपयोग इसमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? तो फ्रेंड्स सेम जो जानकारी हम चैप्टर से पढ़ के आए हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपको नहीं पता कि
जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा। तो प्लीज़ अपनी जानकारी को बिल्कुल डेवलप करके चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।